हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे 27 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में जो भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे उनको समझेंगे। साथ ही साथ ना मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ना यहाँ पे स्टैटिक पार्ट भी मैं अच्छे से क्लियर कराता जाऊँ ताकि इंश्योर किया जा पाए कि प्रीलिम्स में कैसा भी क्वेश्चन बने यहाँ से आप डेफिनेटली कर पाओ। तो देखो, जो पहला मुद्दा था, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपके पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। दरअसल में हुआ क्या है, अभी 30 नवंबर को जो जीडीपी का डेटा है ना वो रिलीज कर दिया जा चुका है। पिछले हफ्ते हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सोचा था कि क्या एक्सपेक्टेशन होगी। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्या डेटा क्या आया, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिया क्वार्टर टू जीडीपी स्लोज टू 6.3%। यहां पर भी अब इसका मीनिंग क्या है, देखो पहले आप एक चीज नोटिस करो। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से लेकर कब तक होता है? ये स्टार्ट होता है अप्रैल से और ये खत्म होता है कब? मार्च में। ठीक है, तो ये अप्रैल से मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। अब इसमें टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, 12 महीने का है ना, तो क्वार्टर कितने हुए? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो जाएंगे, बिल्कुल। तो जब मैं बात करता हूँ क्वार्टर वन की, इसका मीनिंग होता है पहला क्वार्टर दैट इज अप्रैल टू जून। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीने का पहला क्वार्टर। क्वार्टर टू क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई से सितंबर क्वार्टर टू। तो इस वाले क्वार्टर टू का डेटा अब अभी हमारे सामने आया है कि ये 6.3% है। आई बात समझ में कि इंडिया की जो जीडीपी का जो क्वार्टर टू है वो है जुलाई से सितंबर का डेटा, ये अभी देखने को मिला है। अब सर ये वाला डेटा 6.3% हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है, ये किससे कंपेयर कर रहे हैं? देखो, ये कंपेयर कर रहे हैं हम इसके पिछले साल से। मैं समझाता हूं। जैसे अभी क्या है, क्वार्टर टू चल रहा है 2022-23 का, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में जो पिछले साल का जुलाई से सितंबर था 2021-22 वाले का, उसके जो नंबर्स थे उसके हिसाब से हमारी जीडीपी ग्रो हुई है 6.3%। आई बात समझ में? तो ध्यान में क्या रखना है, हम जब पिछले ईयर के क्वार्टर टू के साथ कंपेयर करते हैं वो ये नंबर है 6.3%। ऐसा नहीं समझना कि हमने ये कंपेयर इसके साथ किया है अप्रैल टू जून के साथ, नहीं। हमने पिछले साल के जुलाई टू सितंबर मंथ को कंपेयर किया है, तब जाके हमारी जीडीपी इतने से ग्रो करी है। अच्छा ठीक है सर, पर ये डेटा दिया किसने? देखो, ये डेटा दिया गया एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि मोस्पी के द्वारा। आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पे जाके इसको भी पढ़ सकते हो, पर वो सारी चीजें मैं आपको आज बता ही दूंगा। तो नंबर्स यही है भैया। नंबर्स क्या हैं? 6.3% हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है, किससे कंपैरिजन में? पिछले साल के जुलाई टू सितंबर के कंपैरिजन में ये ग्रो हुई है। ठीक है, पिछले साल हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई थी 8.4% से। समझाता हूं, देखो ये है जुलाई टू सितंबर 2022 वाला साल। ठीक है, 2022-23 बोल सकते हो, 2021 मान लो, उससे पहले मान लो 2020। तीनों क्या है? जुलाई टू सितंबर के महीने। जब 2020 से 2021 की तरफ मूव करें ना, तो तब हमारी इकोनॉमी कितने से ग्रो करी? 8.4% से। यहां पर कितने से ग्रो करी? 6.3% से। अब आया समझ? ठीक है, पिछले महीने जो हमारा पिछला क्वार्टर था वहां 13.5% से थी, तो उसमें हमें इतना जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था? पिछले वाले जो साल का क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में क्या फर्क आया, वो हमने चीजें समझ ली हैं। अब आप एक क्वेश्चन उठाओगे कि सर ये 6.3% क्या ये अच्छी है, क्या ये बुरी है, कैसे समझे इसको? देखो, समझने की अगर आप कोशिश करोगे ना, तो मैंने पिछले हफ्ते भी समझाया था बेस इफेक्ट के बारे में। जिन्होंने नहीं समझा, दोबारा समझा देता हूँ। सिंपल सी चीज है, देखो मान लीजिए जैसे विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली की अगर बैटिंग आज वो 100 रन बना रहे हैं, कल को अगले मैच में उन्होंने अगर मान लो 70 रन बनाए, ठीक है, तो आप बोलोगे अच्छा 70 रन कम है। पर यहां पर वापस से मान लो 100 रन बना दिए तीसरे मैच के अंदर, तो आप यहां पर नोटिस करोगे कि 70 से जब मैं 100 को देखूंगा ना, तो आपको लगेगा यार यहाँ तो बहुत ही अच्छा खासा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, नियरली अगर आप देखोगे तो 40% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। पर अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो आप देखोगे कि जितना स्कोर ये पहले मैच में बना रहे थे ना, उतना ही स्कोर इन्होंने आज बनाया हुआ है। तो कोई ज्यादा खास इंप्रूवमेंट आई नहीं, उतने ही रन आज बना रहे हैं। तो सेम चीज हमारी जीडीपी के साथ भी यही लिंकेज है। हमारा जो कोविड का टाइम था, स्पेशली अगर मैं बात करूं, देखिए अप्रैल से, जो अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम एक तरह से लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम ना लॉकडाउन जब लगा तो इंडस्ट्रीज बंद थी, सब कुछ बंद था, तो हुआ क्या, हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे आई। तो ये वाला जो टाइम था ना, जून टू सितंबर, यहाँ सॉरी जुलाई टू सितंबर, यहाँ पर भी इकोनॉमी काफी नीचे आई। फिर अकॉर्डिंगली हमारी जब भी जीडीपी बढ़ रही है, अब हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, इसके पीछे का एक मेजर कारण क्या जाता है? हमारा बेस इफेक्ट का। आज हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको दिया था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हमारी इकोनॉमी देखो, वैसे तो आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था इसी नंबर के आसपास, 6.1, 6.2, 6.3% के आसपास, तो नंबर्स उसी हिसाब से हैं। बट कहीं ना कहीं आज भी हम जो
कोविड-19 का इम्पैक्ट था, उसका क्लियरली इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के नंबर्स के ऊपर देख सकते हैं। आई बात समझ में कि मीनिंग क्या था जीडीपी का? ठीक है। अब अगला मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, ये पिछले हफ्ते में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप देख सकते हो। अगला जो मैं कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा ना नॉमिनल और रियल जीडीपी को समझ लें। ठीक है, मैं डेटा पे डायरेक्टली नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को नॉमिनल और रियल जीडीपी में फर्क नहीं पता, तो पहले उसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो आपकी ना एक शूज की दुकान है। ठीक है सर, मान लिया मैंने आपको, मान लो फोन किया, मैंने आपको फोन करके पूछा, अच्छा भैया ये बताओ इस महीने कितना बिजनेस हुआ। आप मुझे बोलोगे कि सर मेरा बिजनेस इस महीने 1 लाख हुआ। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगले महीने मैं वापस कॉल करता हूँ आपको और पूछता हूँ इस महीने कितना बिजनेस हुआ। आप मुझे बोलोगे कि सर इस महीने तो 1.5 लाख का बिजनेस हुआ। तो अगर सिर्फ ना हम इन नंबर्स को देखेंगे, 1 लाख और 1.5 लाख, हमें पता क्या, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है आप बहुत बढ़िया कर रहे हो बिजनेस के अंदर, शायद आप कर भी रहे हो। पर अगर मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल मांगू, वो डिटेल क्या है? मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि कितने क्वांटिटी यूनिट आपने बेचे और उनका प्राइस क्या था। मान लो हर जूते का प्राइस ना 1,000 रुपए था। ठीक है सर, मान लिया। और आपने बेचे 100 जूते, तो हो गया कितना? 1 लाख हो गया। बिल्कुल हो गया। तो इस तरह से आपने, आपकी बिजनेस कितना था? 1 लाख का। फिर जब दूसरे महीने 1.5 लाख की कमाई हुई ना, उसमें मान लो हुआ क्या कि ये जो प्राइस था, ठीक है ना, एक जूते का प्राइस मान लो हो गया 15,000 रुपए, और आपने सिर्फ 10,000 जूते बेचे। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं समझ रहा हूं, पर मान लो कि जूतों का प्राइस ना, महंगाई इतनी ज्यादा होगी यहां से यहां लेकर यहां तक, कि जो 1,000 रुपए का जूता था वो 15,000 रुपए का मिल रहा है। आपकी जो क्वांटिटी थी वो पहले 100 थी, अब सिर्फ 10 जूते बेच रहे हो। तो यहां से अब मुझे थोड़ा, जब मैंने ना क्वांटिटी देखी और प्राइस देखा, बेसिकली क्वांटिटी देखी, तब मुझे पता लग पाया कि भैया आप तो पहले 100 जूते बेचते थे, अब 10 जूते बेच रहे हो। यहाँ पर तो आप कुछ बिजनेस कर ही नहीं रहे, आप तो सामान बेच ही नहीं पा रहे। आपका तो बिजनेस एक तरह से हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर डूब जाए, जब आप, हो सकता है कि एक भी जूता ना बेच पाओ। आई बात समझ में? तो अगर ना मुझे सिर्फ ये वाले नंबर्स पता होंगे, तो होगा क्या, शायद मैं ना एक प्रॉपर अपनी इमेज, आपकी बिजनेस की इमेज नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप टोटल क्वांटिटी कितनी बेच रहे हो और अब कितनी बेच रहे हो, पहले कितनी बेच रहे थे बस अब कितनी बेच रहे हो। तो असल में अगर ना ये जो इन्फ्लेशन का, ठीक है, ये जो महंगाई का अंतर है, जो महंगाई का डिफरेंस आया, इसको मैं अगर हटा दूं, कहीं ना कहीं अच्छी इमेज मुझे देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी कि आप बिजनेस कितना अच्छा कर रहे हो? बिल्कुल। यही फर्क आता है नॉमिनल और रियल जीडीपी के अंदर। अब नॉमिनल जीडीपी में पता क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी में ना हम क्या लेते हैं? करंट प्राइसेस लेते हैं। मतलब जो भी प्राइस चल रहा है ना, उसके हिसाब से ये चीज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। वेयर एज जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी, तब हम क्या करते हैं? तब हम देखो क्वांटिटी तो यही लेंगे, ये 10 यूनिट, पर इसके साथ साथ क्या लेंगे? प्राइस कहाँ का लेंगे? प्राइस लेंगे हम बेस ईयर वाला। तो 1,000 रुपए यहाँ पे आएगा। तो तब मुझे पता लगेगा कि अच्छा, आपका बिजनेस तो सिर्फ 10,000 कमाया है, पिछले महीने कितना था? 1 लाख। अब मुझे आपके बिजनेस की सच्चाई पता लगी कि पहले 1 लाख कमा रहे थे, अब आपकी जीडीपी कितनी होगी? मान लो 10,000 रुपए। तो ये वाला जो रियल जीडीपी है ना, ये क्लियर इमेज हमें शो करता है। आई बात समझ में? ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेता है। वहां पर हम क्या देख रहे हैं? हम कांस्टेंट मार्केट प्राइस, हमने ना एक बेस ईयर सेट कर लिया, उस बेस ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने प्राइसेस देख लिए। अब जो भी प्राइसेस ना कांस्टेंट हो गए, ठीक है ना, इकोनॉमी हमने कांस्टेंट प्राइस पे देख ली। अब जो भी चेंज आएगा ना, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर चेंज आएगा, और जो क्वांटिटी के ऊपर चेंज आया उसको हमने नोट इन कर लिया, एंड उसके बेसिस में पता लग गया कि जीडीपी किस तरह से चेंज हुई है। आई बात समझ में? नॉमिनल और रियल में क्या फर्क होता है? ठीक है। अब देखो जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं ना, वो कुछ इस तरह से है। पहली बात ये क्या है? ये बात हो रही है कांस्टेंट प्राइसेस की। कांस्टेंट का मतलब रियल जीडीपी। ये हमें सही इमेज दे रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इसके अंदर जो क्वांटिटी चेंज है उसका इंपैक्ट देखा है, प्राइसेस वाले इफेक्ट को, बेसिकली जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है उसको हटा दिया है। अब यहां पर आप नोटिस करो, हमारी Q2 के अंदर, ठीक है ना, पिछले साल 2021-22 की बात कर रहा हूं, टोटल जीडीपी कितनी थी? 35,89,000 रुपी करोड़। ठीक है, रुपीस के अंदर है, रुपी करोड़ के अंदर। इस साल कितनी होगी? 38। ठीक है ना, सेम चीज वही। तो 35 से हम 38 पे आ गए। तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ यहां से यहां तक? 6.3%। तो आई बात समझ में? जो मैं नंबर बता रहा था ना, 6.3%, सर ये क्या है? ये रियल जीडीपी का डेटा है। इतना क्वांटिटी के चेंज आया है, यहां हमने प्राइस के इंपैक्ट को हटा दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब जो जीडीपी होता है उसके अंदर आप, हमेशा हम डिस्कस भी करते हैं, क्या क्या चीजें आ जाती है? आपकी प्राइवेट कंजम्पशन आ जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सी आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, और जो हो गया नेट एक्सपोर्ट्स आ गए। ठीक है, तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं? जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और वही सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। देखिए, अगर आप इन नंबर्स को एक बार ध्यान दोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर नोटिस करो
ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर की अगर आप नोटिस करो तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार इस क्वार्टर के अंदर बेसिकली काफी इंक्रीज आया है। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप नोटिस करो ये गवर्नमेंट वाला नंबर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाला, यहाँ पर कमी देखने को मिली है। एंड इसी वजह से हुआ क्या है, हमारे जो जीडीपी के अंदर एक तरह से जो ग्रोथ है वो उतनी ज्यादा हमें नहीं देखने को मिली। उसी तरह से आप देख सकते हो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बेसिकली इन्वेस्टमेंट, वो भी बड़े जरूर हैं बट जितनी तेजी से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से नहीं बढ़े। एक मुद्दा और है, दैट इज एक्सपोर्ट्स। अब यहां पर आप देख लो, मैंने जैसे आपको बताया ना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, तो जितने एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे उस हिसाब से हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। पर हो क्या रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारे बड़े जरूर हैं बट जितनी स्पीड से, जितनी तेजी से बढ़ने चाहिए थे उतनी तेजी से वो नहीं बढ़ पाए हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है सर, क्यों नहीं इतनी तेजी से बढ़ पाए? देखो, हम एक्सपोर्ट करेंगे किसको? हम एक्सपोर्ट करेंगे यूएसए को, हम एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन को या फिर इंग्लैंड को, ठीक है, यूके को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। पर इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं कहीं पर, ठीक है ना, कहीं पर जो बेसिकली इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं वहां के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेट हाइक कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वहां पे डिमांड कम हो रही है। अब वहां पे डिमांड कम होगी तो क्या वो इंडिया के जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां पे होगी? नहीं होगी। तो इंडिया का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिस स्पीड से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, बड़े जरूर हैं बट उतनी तेजी से वो नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आप देख लो, ये आपका हो गया कांस्टेंट प्राइजेस के ऊपर 6.3% का इंक्रीज जो हमने समझने की कोशिश करी। दूसरा क्या है, करंट प्राइजेस। अब करंट प्राइस मैंने आपको क्या बताए, जिसको क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। याद करो वो शूज वाला एग्जांपल, उसके अंदर क्या था, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी एंड साथ ही साथ कितने यूनिट्स बिके, कितनी क्वांटिटी थी, तो क्वांटिटी भी प्राइस भी दोनों इंक्लूड किए थे। अब यहां पर जब हम बात करें नॉमिनल जीडीपी, ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, क्वांटिटी भी प्राइस भी। तो अगर कुछ महंगाई की वजह से हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ भी जाएगी तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आई बात समझ में? पर ये क्या है, हमें अपनी इकोनॉमी की असली पिक्चर नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमें लगेगा कि अच्छा हमने तो ज्यादा चीजों की प्रोडक्शन कर दी, हमने तो ज्यादा वैल्यू में ज्यादा प्रोडक्शन करी, पर क्या वो वैल्यू में ज्यादा प्रोडक्शन हमारी क्वांटिटी की वजह से आई या फिर यहाँ पे महंगाई बढ़ गई थी? दोनों में से क्या रीजन है वो हमें ढंग से पता नहीं लगेगा। इसी वजह से आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है कितने परसेंट से बढ़ी है, 16.2% से। अब ऐसा क्यों हुआ कि रियल जीडीपी सिर्फ 6.3% से इंक्रीज हुई, नॉमिनल जीडीपी इतने ज्यादा परसेंट से? रीजन वही है जो मैंने आपको बताया, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होता है, रियल जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड क्या हुआ, आपके जो प्रोडक्ट्स कितने बेचे। वहां पर हम रियल जीडीपी में क्या देख रहे थे, रियल जीडीपी में देख रहे थे बेस ईयर के प्राइसेस को, तो प्राइसेस कांस्टेंट थे। यहाँ पर हम करंट ईयर के प्राइसेस देख रहे हैं, उस वजह से ये पर्टिकुलर इंक्रीज हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, ये बात तो समझ आ गई। देखो, जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारी डिमांड साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। पर सर अगर हमें सप्लाई साइड को देखना हो, वो कैसे देखेंगे? देखो, उसके लिए हमारे लिए अलग पैरामीटर है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो जीवीए होता है। यहाँ पर भी उनके नंबर्स आप देख सकते हो जीवीए के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, ये अलग अलग, चाहे एग्रीकल्चर देख लो, माइनिंग देख लो, मैन्युफैक्चरिंग देख लो, इनके नंबर्स आपके सामने हैं, जो आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हो किस तरह से वैल्यूज चेंज हुई हैं। आई बात समझ में कि जीडीपी, देखो हमने आज पढ़ा क्या, हमने पहले बात तो ये समझी कि जीडीपी निकालता कौन है, एनएसओ देख लिया, हमने देखा किस तरह से 4 क्वार्टर्स होते हैं, हमने साथ ही साथ ये समझा कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं वो कैसे होती है। इस बार का जो क्वार्टर था जुलाई टू सितंबर, उसको पिछले साल के क्वार्टर जुलाई टू सितंबर के साथ कंपेयर किया, उसको देखा कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज व्हाट, कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने समझा नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच में फर्क। ठीक है ना, रियल जीडीपी में हमने देखा किस तरह से प्राइसेस क्या थे, कांस्टेंट प्राइसेस थे, बेस ईयर के प्राइसेस एक बार चूज कर लिए, उस हिसाब से हम देखते हैं क्या चेंजेस आए क्वांटिटी के अंदर, तो हमारे इकोनॉमी की एक अच्छी इमेज हमें पता लगती है, कि रियल इमेज हमें पता लगती है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस करी है। जब हम बात करते थे नॉमिनल की, नॉमिनल के अंदर हमने क्या देखा, नॉमिनल के अंदर हमने देखा कि क्या था, प्राइजेस करंट ईयर के हो रहे हैं। तो याद करो वही एग्जांपल शूज वाला, वो हमने समझा, ठीक है, किस तरह से ये चीज वर्क करी थी। साथ साथ हमने जीडीपी और जीबीए ये क्या होता है ये भी समझ लिया। तो जब भी आपको इकोनॉमी पढ़नी है ना, बेस्ट तरीका यही है, स्टैटिक और करंट को मिक्स करके पढ़ो। आई बात समझ में? जब भी अगली बार जीडीपी, जैसे मान लो 3 महीने बाद दोबारा आप जीडीपी न्यूज़पेपर में सुनते हो, तो अब तब अपने आप ना ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छा निकालता कौन है, कब निकालता है, कितने क्वार्टर का, फर्क क्या होता है अलग अलग चीजों के अंदर। तो होगा क्या, आपको ना इकोनॉमी कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप जो नोट्स पढ़ते हो, ट्रस्ट में
इकोनॉमी आपकी करंट अफेयर्स के थ्रू ही रिवीजन हो जाती है, अगर आप स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करना जानते हो, जो कि आई होप आपने आज अच्छे से समझा भी होगा। ठीक है ना। इवन मेंस के अंदर भी आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे तरह से ढंग से अच्छे से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, उनके ऊपर वर्क करते रहना है, ताकि जो भी गलतियां करो वो यहाँ कर लो, फिर उन गलतियों पे वर्क करते रहो ओवर द टाइम। इवन हमारे देखो मेंटर्स के द्वारा भी ना, हमारी टीम के द्वारा भी एक मेगा विन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहां पर क्या हो रहा है, मेंटर्स आपको गाइड करते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, कुछ गड़बड़ आती है तो उसके आप वर्क कर सकते हो, कहीं ना कहीं गलतियों को इंप्रूव कर सकते हो। एसए के टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपको प्रॉपर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इसके रिगार्डिंग भी प्रोवाइड करी जा रही है, ताकि आप पोस्ट एनालिसिस के अंदर अपनी गलतियों को समझो और उन पर वर्क कर पाओ। इन केस अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो dpp.onlyas.in पर जा सकते हो, या फिर नंबर पे कांटेक्ट करके भी हमें अपने डाउट्स एड्रेस करवा सकते हो। अगला देखो जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे कोर सेक्टर आउटपुट के रिगार्डिंग। अब इसकी न्यूज आई कि हमारा जो कोर सेक्टर आउटपुट का ग्रोथ था सिर्फ और सिर्फ 0.1% था अक्टूबर में। अब सर इसका क्या मतलब, देखो हमारे यहाँ आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, जी सर बिल्कुल देखने को मिलती हैं। अब इन इंडस्ट्रीज में भी ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो हमारा जो स्टील वाली इंडस्ट्री हो गया, कोल प्रोडक्शन हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है, ये बाकी और इंडस्ट्रीज की क्या होती हैं, बैकबोन। बेसिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज इनके ऊपर एक तरह से डिपेंड करती हैं। जो भी इनका इंपैक्ट होगा वो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी एंड साथ ही साथ जो बाकी ज्यादातर इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट आएगा। उन्हीं पर्टिकुलर को क्या बोल देते हैं, कोर सेक्टर या कोर इंडस्ट्रीज। तो ऐसी कितनी सर हमारे पास कोर सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, वो है टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब इन 8 के अंदर क्या क्या आ जाता है, यहां आ जाता है, ये नाम याद रखने आपको, पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। और याद भी ना इसी ऑर्डर में रखने हैं कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा है, किसका वेटेज कम है, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा वेट किसका है। तो ये सारे वेट्स आपको थोड़ा मतलब इस ऑर्डर में आपको ध्यान में होना चाहिए कि किसका ज्यादा है किसका कम है। अब ये जो पर्टिकुलर जो इंडेक्स है ना, कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कहां पे आता है, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। और कब पब्लिश किया जाता है, ये होता है एवरी मंथ। देखो ये लिखा ना कि अक्टूबर का डेटा, ये लिखा ना अक्टूबर का डेटा, तो हर महीने ये डेटा आ रहा है। तो आई बात समझ में। और ये 0.1% का जो ग्रोथ है, ये कहां से कंपैरिजन कर रहे हैं, किस बेस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब इसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है हमारे पिछले साल के अक्टूबर के अंदर। आई बात समझ में। जैसे मान लो जो अक्टूबर अभी 2022 का डेटा आया ना, इसको कंपेयर किया गया अक्टूबर 2021 के डेटा के कंपैरिजन में, फिर हमने देखने को मिला कि अच्छा ये तो 0.1% ग्रोथ हुई है। आई बात समझ में। अब सर इतनी कम ग्रोथ क्यों हुई, इतनी कम ग्रोथ इसी वजह से हुई क्योंकि इनमें से जो 8 में से कुछ कोर सेक्टर्स में से थे ना, वो ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी ग्रोथ इन्होंने नहीं दिखाई, ये कंसर्न रहा है। अब वो नंबर्स हमें उतने ध्यान में नहीं रखने, थोड़ा सा बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, और वो हमने अच्छे से यहाँ पर समझने की कोशिश करी है। बात करें देखो जो हमारी टोटल जो आईआईपी है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें 40% वेटेज सिर्फ और सिर्फ इन 8 इंडस्ट्रीज का ही हो जाता है। तो इस वजह से इनको बोल देते हैं कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज या 8 कोर इंडस्ट्रीज, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये टॉपिक भी सर अच्छे से समझ आ गया। उसी तरह से ना देखो एक पर्टिकुलर न्यूज जो इस पर्टिकुलर वीक काफी चली, वो थी ई रूपी के रिगार्डिंग। अब सर इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर मीनिंग इसका नहीं पता, इसका सिंपल मीनिंग है कि आप हमारे इकोनॉमी इनिशिएटिव को फॉलो नहीं कर रहे। 30 अक्टूबर से 6 नवंबर वाला जो वीडियो है ना, उसमें बहुत डिटेल में मैंने ये सेम चीज कवर करी हुई है। तो अगर आपको ने वो चीज नहीं देखी, जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, काफी डिटेल में मैंने समझाया है ई रूपी होता क्या है, किस तरह से वर्क करेगा, क्या डिफरेंसेस है क्रिप्टो करेंसी से डिजिटल रूपी, या वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमने वहां उस वीडियो में समझने की कोशिश करी है। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो ताकि अच्छे से ये चीज समझ आ जाए। अभी क्या हुआ है, अभी सिंपली ये है कि रिटेल जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, बेसिकली वो आरबीआई के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। अभी एक तरह के पायलट लॉन्च है, ठीक है ना, जहां पर आप देख सकते हो कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो इन पर्टिकुलर एरियाज, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर, भुवनेश्वर। फर्स्ट फेज के अंदर इनको कवर किया गया है, कुछ बैंक्स के नाम है। तो ये सारी चीजें अभी एक तरह से पायलट फेज आप इसको मान सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने जो मैंने आपको वीडियो बताया उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। उसी तरह से एक पर्टिकुलर और चीज थी, दैट इज डिजी यात्रा। अब सर डिजी यात्रा का क्या मीनिंग है, देखो अगर आप कभी फ्लाइट लेने जाते हो तो होता क्या है कि वहां पर आपको अलग अलग चीजें शो करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका बोर्डिंग पास हो गया, ये सारी चीजें शो करनी पड़ती हैं जब आप कहीं पे एंटर करते हो। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक तरह की पेपरलेस एंट्री इंट्रोड्यूस करी है। अब जब आप उस एयरपोर्ट पे जाओगे ना,
तो आपका ट्रेवल काफी हैसल फ्री हो जाएगा। आपको ये सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। आईडी कार्ड हो गया, ये आपका बोर्डिंग पास हो गया, आप डायरेक्टली जा सकते हो। एक तरह की ऐप होती है डिजी यात्रा, उसको एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, आपका फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है। आपका यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर होता है ना, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप डायरेक्टली वहां पे एंट्री कर सकते हो। अभी थोड़ा स्टार्टिंग फेज में है, जो दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, वाराणसी हो गया, यहाँ पर भी वर्क करेगा। फिर इसके बाद जो बाकी के एयरपोर्ट्स हैं, चाहे आप हैदराबाद देख लीजिए, आप कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, यहाँ पर फर्दर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि आपका ना बेसिकली प्रोसेस जो है पूरा हेसल फ्री हो जाए। ये थोड़ा इकोनॉमी वाला पार्ट था, तो मैंने आपको समझाया। बाकी इसका साइंस टेक वाला पोर्शन, जो फेशियल रिकॉग्निशन आप कहीं ना कहीं अपने स्टैटिक कंपोनेंट में भी पढ़ते हो, वहां से ये चीज आप देख सकते हो कि क्या इसके पीछे की टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो इस तरह से ना, जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, मेक श्योर कि आप उसको होलिस्टिकली कवर करो, कि अगर अच्छा इस पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन आ गया ना, तो वो गलत नहीं होगा। दोनों चीजें आप कहीं ना कहीं टैकल करके चलो, स्टैटिक को करंट के साथ लिंकेज बनाओ। ट्रस्ट मी, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज T+1 सेटलमेंट सिस्टम। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। दरअसल में बिजनेस लाइन के अंदर आया था। ये आपका, एक बात रियलाइज करो, ये आपका ना स्टॉक मार्केट के साथ लिंक्ड है। और यहाँ पर अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे ना, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी। व्हाट इज दैट? कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। सिंपली इस तरह से पूछ लेगा कि भैया T+1 सेटलमेंट रिसेंटली न्यूज में था, इसका मीनिंग क्या होता है, किससे रिलेट करता है, या इसके एडवांटेज क्या होते हैं, बस उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले हमें समझना है कि आखिर ट्रेड सेटलमेंट या सेटलमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है किसी स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, फ्यूचर्स में कहीं जगह इन्वेस्ट करते होंगे। मान लो नहीं भी करते, तब भी समझ आएगा, डोंट वरी। जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है सर, अब हमने क्या करना है, कुछ परचेज या सेल करना है। मान लीजिए आप चाहते हो कुछ पर्टिकुलर शेयर को परचेज करना है, एनीथिंग लाइक दैट। तो आप क्या करोगे, अपने अकाउंट में से आपके कुछ पैसे आप इधर ट्रांसफर करोगे, क्योंकि आपने मान लो अगर स्टॉक खरीदना है किसी चीज का, तो होगा क्या, कुछ पैसे तो पे करने पड़ेंगे ना, जो भी स्टॉक की वैल्यू होगी, ठीक है, जितने भी है, जितने का भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हो, राइट। तो जब आपने ये चीज स्टार्ट करी, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजैक्शन डेट। बेसिकली आपको क्या करोगे, जब आप इस चीज को खरीदने चाहते हो, तो होगा क्या, आपके अकाउंट में से पैसे कटेंगे, राइट। यहां पर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन डेट। फिर क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रोसेस वर्क करेगा, एंड फाइनली जब आपके पास सारे शेयर्स आ जाएंगे, आपके अकाउंट में सारी चीजें पहुंच जाएंगी, तब हम क्या बोलेंगे कि भैया अब ये जो पूरा सेटलमेंट था ना, ये कंप्लीट हो गया है। जो ट्रेड थी पूरी कंप्लीट हो गई है, अब ये सेटल हो गई है। आई बात समझ में? तो दो डेट्स हैं, एक है पहली डेट, दैट इज नोन एज ट्रेड डेट, जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर ट्रांजैक्शन डेट भी इसको बोल सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, दैट इज ट्रांजैक्शन डेट या ट्रेड डेट। फिर जब ये चीज होने के बाद फाइनली आपके अकाउंट में सिक्योरिटीज आ जाती हैं, जो भी आप स्टॉक्स, बॉन्ड, जो भी आप खरीद रहे हो, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं सेटलमेंट डेट। आई बात समझ में? जब आप किसी चीज के ओनर बन चुके हो। तो यहां पर देखो, हो सकता है कि ये प्रोसेस पूरा करने के अंदर कितना टाइम लगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रेड सेटलमेंट। तो कहने का पॉइंट क्या, जो हम सुनते हैं ना T+2, यहां पे T का मतलब और कुछ नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, ट्रांजैक्शन। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी, यहां पे मैंने बताया था ना ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है, तो ट्रांजैक्शन +2। तो बेसिकली T+2 का मीनिंग क्या होगा, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, उसके 2 दिनों के अंदर अंदर अगर पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, T+2 सेटलमेंट। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आपने यहां से सिक्योरिटीज के लिए अपना डाला, ठीक है, आपने सिक्योरिटीज के लिए रिक्वेस्ट डाली, आपने जो भी पैसे थे वो डिडक्ट होने स्टार्ट हुए, तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर हो सकता है सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में आने तक, आपके बायर के मतलब आपके पास से आप उसके ओनर बनने तक, जब आप उसके ओनर बन जाओगे, तब उस पर्टिकुलर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर 2 दिन लगते हैं तो हम बोलेंगे T+2, 1 दिन लगता है तो बोलेंगे T+1। आई बात समझ में? ट्रांजैक्शन डेट से लेकर सेटलमेंट डेट के बीच में कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। अब देखो बात यहां पे क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जो सेबी है ना, पहले वो वर्क किसके ऊपर करता था, वो वर्क कर रहा था T+2 सेटलमेंट सिस्टम के ऊपर। बेसिकली कहने का मतलब क्या, जिस दिन ट्रेड हुई, जिस दिन ट्रांजैक्शन डेट हुई, उसके 2 दिनों के अंदर उसको सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। पर अभी सेबी क्या कर रहा है, सेबी इसको ट्रांजिशन कर रहा है कहां पर, T+1 सिस्टम के अंदर। तो आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो
यहां पर हम थोड़ा स्लोली काम कर रहे थे, बेसिकली 2 दिन के अंदर ट्रेड कंप्लीट हो रहा था, यहां पर थोड़ा हम फास्ट हो गए, 1 दिन के अंदर हम वहां पे ट्रेड को कंप्लीट करने लग गए। तो ऑर्डर उस हिसाब से जो एग्जीक्यूट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेटलमेंट डेट। इसके पहले भी देखो हम लोग ना T+2 से पहले क्या काम करते थे, हम पहले T+3 के ऊपर थे, उससे पहले T+5 के ऊपर थे, इस तरह से हम ना शॉर्टन करते जा रहे हैं। अब हम मूव कर रहे हैं T+1 की तरफ। तो धीरे धीरे जो हम छोटा टाइम कर रहे हैं, बेसिकली ट्रांजेक्शन कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो रही है, इसका फायदा क्या हो रहा है आप खुद सोचो एक बार कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कम टाइम क्यों कर रहे हैं। तो कम टाइम के ना बहुत सारे फायदे हो सकते हैं कि अगर हम कम टाइम के अंदर सेटलमेंट कर दें, व्हाट इज दैट, कम टाइम के अंदर होगा तो आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा फ्री रह पाएगा। वरना होगा क्या, मान लो 2 दिन के लिए आपका कहीं ना कहीं कैपिटल फंसा हुआ है, बिल्कुल उस चीज को ये फ्री कर देगा। उसी के साथ आप एक चीज रियलाइज करो, मान लो आपने किसी को 5 दिन के लिए पैसा दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको 5 दिन के बाद उसकी ओनरशिप मिल रही है उस पर्टिकुलर शेयर्स की, उस पर्टिकुलर बॉन्ड्स की। तो 5 दिन ये क्या हुए, ये 5 दिन आपको रिस्क हो गया ना। किस तरह का रिस्क, आपको पता नहीं सामने वाला आपको सिक्योरिटीज देगा या नहीं देगा, जो भी आपके ब्रोकर्स हैं या नहीं, राइट। तो यहां पर जैसे जैसे आप T+5 से मान लो अगर T+1 की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हो, तो यहां पर 5 दिन का रिस्क था, यहां सिर्फ 1 दिन का रिस्क है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो काउंटर पार्टी मतलब सामने वाला जो भी बंदा है जिसको आप पैसा दे रहे हो, उसके रिगार्डिंग जो रिस्क होगा वो धीरे धीरे कम होता रहता है। इसी के साथ आप एक चीज ये भी जानते हो कि हमारे इंडिया के अंदर ना जो रिटेल इन्वेस्टर है, मेरे और आपके जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पेशली मैं बात करूं अगर कोविड-19 टाइम की, तो कोविड-19 टाइम के अंदर हमने क्या देखा कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारे अपने डीमैट अकाउंट खुलवाए, उन्होंने एक तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, एक तरह से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी स्टॉक मार्केट के अंदर। उस वजह से बहुत सारे नए नए लोग आ गए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आ गए। अब सेबी क्या चाहता है, इनको प्रोटेक्शन करना भी चाहता है। तो डेफिनेटली होगा क्या, अगर हमें 2 दिन का सेटलमेंट सिस्टम था, जब हम ट्रांजेक्शन डेट से सेटलमेंट डेट के बीच में 2 दिन का गैप है, तो होगा क्या, थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है काउंटर पार्टी का। 1 दिन से सारी चीजें फास्ट होती हैं, आपका कैपिटल अच्छे से यूज कर सकते हो, कैपिटल आपका फंसा नहीं रहेगा, वो सारी चीजें कर सकते हो आप डेफिनेटली। और ज्यादा ट्रेडिंग भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपका सेटलमेंट जल्दी हो रहा है ना बेसिकली। ऊपर से देखो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आ चुका है, तो काफी आसानी भी हुई है, तो उसने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कम करने के अंदर। बाकी देखो आपके हाथ में पैसा आसानी से आएगा तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। 1 दिन के अंदर ही पैसा, मतलब वो 2 दिन के लिए तो पैसा फंसा हुआ था, वो 2 दिन के लिए ना हो कि अब 1 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें होती रहेंगी, तो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल जो ट्रेडिंग एटमोस्फेयर था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं जब हम बात करते हैं T+1 सेटलमेंट सिस्टम की। आपको प्रीलिम्स के लिए अगर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी समझ आया, कोई बात नहीं, आप इस तरह से समझने की कोशिश करो कि ट्रांजैक्शन डेट से लेकर सेटलमेंट डेट के बीच में कितना टाइम लग रहा है, वो हम चेक कर रहे हैं। टी का मतलब क्या है, एक तरह से जिस दिन ट्रेड स्टार्ट हुई, बेसिकली जो ट्रांजैक्शन डेट थी उसके विद इन 1 दिन के अंदर अंदर ट्रेड कंप्लीट होगी, तो उसको क्या बोल दिया, T+1 सेटलमेंट। अब ये ना पहले हम T+2 के ऊपर से मूव करते करते T+1 के अंदर थे, आपने 6 महीने पहले भी इस तरह की खबर सुनी होगी। अब हम ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ भी इसको कर रहे हैं। एक्चुअल में हुआ पता क्या, ये अगर मान लो अचानक से ना सेबी क्या करता, एक दिन T+2 से ट्रांजेक्शन कर लेता, सॉरी चेंज कर लेता T+1 की तरफ, तो बहुत ही बड़ा चेंज अचानक से कर दिया होता। पर इन्होंने क्या कोशिश करी है, इस चीज को ग्रेजुअली करने की कोशिश करी है, ताकि ये जो ब्रोकर्स है ना हमारे, जैसे ज़रोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं इनको दिक्कत ना आए, ताकि ये भी अपने पास थोड़ा टाइम ले सके। इसलिए इस चीज को क्या किया गया, थोड़ा ग्रेजुअली किया गया, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे इंश्योर करी गई है कि इनको भी दिक्कत ना आए, ब्रोकर्स को दिक्कत ना आए, हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि उनको भी देखो बहुत सारी ना फंड्स अलग से अरेंज करनी पड़ती हैं। फॉरेक्स को एडवांस में उनको अरेंज करना पड़ता है। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, ठीक है, जब बात हुई थी कि T+1 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पर धीरे धीरे सेबी ने इनको भी बोला कि नहीं, हम T+1 की तरफ मूव करेंगे ही। ब्रोकर्स ने भी पहले इसके रिगार्डिंग बोला था कि नहीं, हम T+1 की तरफ नहीं जाना चाहते, पर सेबी ने यहाँ पे भी बोला कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको भी फायदा हो सकता है। तो इस तरह से ना हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं T+2 से T+1 की तरफ, ताकि एफिशिएंसी सिस्टम के अंदर इंप्रूव हो पाए, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंप्रूव हो पाए, एंड जो काउंटर पार्टी रिस्क था कि सामने वाला बंदे के पास हमने पैसा दे दिया है, तो वो सारे रिस्क भी हम कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर पाए। तो ये फर्क होता है T+2 और T+1 के अंदर। बेसिकली सारा ट्रांजैक्शन, पूरी की पूरी ट्रेड कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, वो बताता है ये सेटलमेंट सिस्टम क्या है। अब दुनिया भर में ना होता क्या है, जो ज्यादातर स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की देख लीजिए, यूरोप की देख लो, जापान की देख लो, ये सारे क्या फॉलो करते हैं, ज्यादातर फॉलो करते हैं T+2 प्रैक्टिस को। इंडिया T+1 के ऊपर मूव कर रहा है। देखो चाइना जो है ना, वो भी ऑलरेडी T+1 को ही फॉलो करता है। तो इंडिया भी डेफिनेटली
टाइम पीरियड को शॉर्टन कर रहा है, जो कि इंडिया को डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिट कर सकता है। तो ये थे आज के टॉपिक्स जो हम डिस्कस करना चाहते थे। अब चलते हैं आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। देखो ये वाला पहला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, डिसइंफ्लेशन और डीफ्लेशन के बीच का फर्क, ये पूछा था मैंने आपसे। काफी सारे लोगों ने सही भी दिया है, पर इसमें ना पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ कुछ गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई, अब यहां पर समझ लेते हैं, एग्जाम में पूछेगा तब गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है, समझते हैं। देखो पहले ना इन्फ्लेशन का मीनिंग समझो। महंगाई आप सिंपली जानते हो कि एक तरह से मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बताते हैं। तो यहां पर मान लीजिए, अगर मान लो आज कोई चीज 100 रुपए की है, कल को वो चीज 110 रुपए की हो रही है, कल को वो 130 रुपए की हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये चीज क्या हो रही है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई देखने को मिल रही है। तो इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, ठीक है सर। अब इसी से एक जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है, डीफ्लेशन। अब सर डीफ्लेशन में क्या होगा, डीफ्लेशन में इसका उल्टा होगा। क्या होगा, उसमें प्राइसेस कम हो जाएंगे। मान लो कोई चीज आज 100 रुपए की थी, अगले महीने वो 90 रुपए की हो जाएगी, अगले महीने मान लो वो 80 रुपए की हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहे हैं ना, उसका प्राइस गिर रहा है। तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, डीफ्लेशन बोलते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना है, डीफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन नहीं बोला मैंने, क्या बोला, डीफ्लेशन। तो सर ये दोनों वर्ड्स तो समझ आ गए। अब एक तीसरा वर्ड क्या है, डिसइंफ्लेशन। अब सर इसका मीनिंग क्या है, देखो सिंपली मीनिंग सोचो। मान लो आज कोई चीज का दाम 100 रुपए है, अगले महीने उसका दाम मान लो हो जाता है 125, फिर अगले महीने उसका दाम हो गया 130। अब यहां पर हो क्या रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, यस, 100 था, फिर 125 हो गया, फिर 130 हो गया। पर ये जो बढ़ने की रफ्तार है ना, ये कम हो रही है। कैसे सर, देखो यहां से यहां कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, यहां पर 25% इंक्रीज हुआ, यहां पर कितना इंक्रीज हुआ, यहां पर नियरली हम देख सकते हैं कि ठीक है, नियरली आई थिंक 4% इंक्रीज हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पर जो जितनी तेजी से, ये देखो कितनी तेजी से अचानक से प्राइस बढ़ गया ना, 100 से 125, बहुत तेजी से बढ़ गया, फिर 125 से 130, बड़ा अभी भी है पर बहुत ही धीरे वाली रफ्तार से बढ़ा है। तो जब इस पर्टिकुलर केस में, डिसइन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि जो तेजी है, जो रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो उतनी रफ्तार नहीं रहती। मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं पर उनका रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पर जैसे 25% तेजी से बढ़ रहे थे, यहां पर 4% तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें कमी आई है, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, ये छोटा सा टेबल अगर आपको ना बस सिंपली इतना पता हो, चाहे इन्फ्लेशन इस तरह से है, डिफ्लेशन के अंदर प्राइसेस कम हो रहे हैं, और डिसइन्फ्लेशन के अंदर क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखने को मिली है। तो आई एम वेरी श्योर आपका भी डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में फर्क आसानी से पहचान लोगे, कभी यहाँ पे गलती नहीं करोगे। अगर ये चीज समझ आ गई है, अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेशन क्या है, डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल का कम होते हैं डिफ्लेशन के अंदर, बिल्कुल, ये देख लो प्राइस कम ही तो हो रहा है यहाँ पे, यस। और डिसइन्फ्लेशन के अंदर क्या हो रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। तो वही तो चीज यहाँ पे डिस्कस करी थी कि पहले 25% से बढ़ रहे थे, अब 4% से बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिली। तो पहली स्टेटमेंट तो भैया बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, डिफ्लेशन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी व्हाइल डिसइन्फ्लेशन डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी। अब सर इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब समझते हैं। मान लो आपके पास ना एक 100 रुपए का नोट था, सिंपल। अब होगा क्या, मान लो जैसे ये जो प्राइसेस मैंने यहाँ पे शो किए ना, मान लो ये सारे मैंगो के प्राइसेस हैं। अब अगर आप मुझे आज बताओ, आप 100 रुपए के नोट से कितने मैंगोस खरीद सकते हो। आप यहाँ पर जब हो ना, तो आप मुझे बोलोगे सर मैं तो 1 किलो खरीद लूंगा मैंगो यहाँ से, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और उसका दाम भी 100 रुपए ही है। अगर कल को यानी कि 1 महीने बाद मैंगोस का प्राइस क्या हो गया, 90 रुपए हो गया, तब आप 100 रुपए के नोट से कितने मैंगोस खरीद लोगे। अब आप बोलोगे कि सर अब तो मैं 1 किलो से ज्यादा मैंगो खरीद लूंगा। तो हुआ क्या इससे, डिफ्लेशन से आपका जो वैल्यू था, आपके पैसे की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई ना। पहले आप 1 किलो मैंगो खरीद सकते थे, अब 1 किलो से ज्यादा खरीद सकते हो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि डिफ्लेशन से क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन का केस देख लेते हैं। अब देखो डिसइन्फ्लेशन के अंदर क्या था, पहले थे प्राइस 100 रुपए, आपके पास नोट कितने का था, 100 रुपए, तो उससे कितना खरीद सकते थे आप, 1 किलो खरीद लेते, क्योंकि 100 रुपए के नोट से 1 किलो यहाँ पे खरीद लेते। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले महीने उसका दाम कितना हो गया, 125 रुपए। अब मैंगोस कितने के हैं, 125 रुपए किलो। आपके पास नोट कितने का है, 100 रुपए का। अब जो आप मैंगोस कितने खरीद पाओगे, 1 किलो से कम, लेस देन 1 kg। तो अब आपके जो 100 रुपए का नोट था, इसकी वैल्यू कम हुई या नहीं हुई, आप मुझे खुद बताओ। पहले 1 किलो मैंगोस खरीदते थे, अब 1 किलो से कम खरीदोगे, तो वैल्यू तो ऑब्वियसली नीचे आएगी। तो ये भैया ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी राइट है। तो आंसर क्या बना? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। मैंने बहुत कोशिश करी है अच्छे से समझाने की, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आई है प्लीज 2-3 मिनट पीछे वीडियो पीछे से लेकर देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई तब भी दिक्कत आएगी नीचे कमेंट्स में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा उसको एड्रेस करने की। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए ये पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक भी यहाँ पे दे रखा है। इन्फ्लेशन का यहाँ पे देखो मीनिंग क्या है, सिंपली मीनिंग क्या है, जनरल प्राइस लेवल, जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो दैट इज इन्फ्लेशन। डीफ्लेशन में क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, जब प्राइसेस कमी देखने को मिलती है चीजों के अंदर। और डिसइन्फ्लेशन के अंदर क्या था, प्राइसेस बढ़ रहे हैं पर उनके बढ़ने की रफ्तार वहां पे कमी आ रही है, इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो एग्जांपल याद रखना, 100 से पहले 125 हुए, 125 से 130, प्राइस बढ़े अभी भी है पर उनके बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है, दिस इज नोन व्हाट, डिसइन्फ्लेशन। एक और कॉमन सा वर्ड है स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना। ऑल्दो इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड नहीं था पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से बना है, एक होता है स्टैग्नेशन, दूसरा होता है इन्फ्लेशन। अब इन दोनों का मतलब तो सर हमें पता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि चीजें जब महंगी हो रही हैं, एक प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो इन्फ्लेशन तो भैया अच्छा, चीजें महंगी हो रही हैं। दूसरा स्टैग्नेशन का मतलब बेसिकली मीनिंग ये है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, बेसिकली जो हमारी जीडीपी है वो या तो ग्रो नहीं कर रही या फिर नेगेटिवली ग्रो कर रही है, इस तरह से कुछ भी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ग्रोथ रेट अच्छी नहीं रहती स्टैग्नेशन के अंदर। इसी वजह से होता क्या है, अगर ग्रोथ रेट अच्छी नहीं होगी तो लोग क्या हो जाएंगे भैया, बेरोजगार हो जाएंगे। तो स्टैग्नेशन ऐसी सिचुएशन है जब लोगों के अंदर बेरोजगारी ज्यादा होती है और साथ ही साथ महंगाई भी ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोल देते हैं स्टैगफ्लेशन। एक इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही खराब सिचुएशन होती है अगर वो स्टैगफ्लेशन के अंदर मूव हो रही हो। एक एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 के अंदर हमने क्या देखा, हमारी जीडीपी काफी नीचे जा रही थी, ठीक है, हमारी क्या पूरी दुनिया की जीडीपी नीचे जा रही थी, पर उस टाइम पे महंगाई भी ज्यादा थी। आज भी ज्यादा है ऑब्वियसली महंगाई, बट उस टाइम पे भी ज्यादा महंगाई हमें देखने को मिली कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर हमने क्या देखा, महंगाई ज्यादा थी और लोगों में बेरोजगारी भी ज्यादा थी, उसको क्या बोल देंगे, स्टैगफ्लेशन। आई बात समझ में? अब आगे से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, ये तो देखो मैंने क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, बेस इफेक्ट, और आप सभी ने इसका सही जवाब भी दिया है। इसका आंसर है बिल्कुल सी। पिछले सालों के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम देखते हैं ना कि बेस ईयर के ऊपर क्या था, याद करो मैंने आपको विराट कोहली का एग्जांपल भी दिया था कि पिछले मैच में कितने रन बनाए, उसके बेसिस पे आप उस चीजों को नोटिस कर रहे हो, तो वो उसको बोल देते हैं बेस इफेक्ट, ठीक है। जिसको डाउट है देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, प्लीज पिछला वीक का जो इकोनॉमी दिस वीक मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने समझाया था बेस इफेक्ट क्या होता है, तो उसको एक बार देख लेना। तीसरा क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था, यहां पर भी आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। द आंसर इज क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई देखो सबसे ज्यादा कब होती है, जब कहीं ना कहीं मार्केट में नया पैसा आता है। जब मार्केट में नया पैसा आएगा, होगा क्या, तब डेफिनेटली वो नए पैसे जब भी कोई नया पैसा आता है मार्केट में, तो डेफिनेटली क्या होती है, कहीं ना कहीं वो साथ में अपने इन्फ्लेशन लेकर आता है। जो बाकी के तीन स्टेटमेंट्स है ना, वहां कोई नया पैसा जनरेट नहीं हो रहा, वहां पैसा इधर से उधर जा रहा है, बस ये चीजें हो रही हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन डी के अंदर आप नया पैसा मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जब भी नया पैसा मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, डेफिनेटली उससे इन्फ्लेशन तो आती ही आती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आंसर डी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखो लास्ट टाइम मैंने आप सभी के साथ एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया क्या आप सभी को मेंस के क्वेश्चन भी चाहिए, क्या चाहते हो कि हम मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करें। आप में से ना देखो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, ठीक है, तो थोड़े से ही मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, बट अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हाँ जी सर डेफिनेटली मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगी। तो बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आए थे। पर मैंने एक चीज और भी बोली थी, वो क्या बोला था कि आप लोग भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ इसका आंसर क्या होगा, कुछ पॉइंट्स लिखो, तभी हम उन पे वर्क कर पाएंगे। बट हुआ क्या है, आप सभी ने लिखा तो है कि हाँ जी सर मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, बट हार्डली, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3-4 लोगों के अलावा ना बाकी लोगों ने अपना आंसर नहीं लिखा कमेंट सेक्शन के अंदर। देखो ये जो हम इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इस तरह से वर्क करती है कि आप भी कुछ एफर्ट डालो, थोड़ा एफर्ट मैं भी डालूंगा, तो जब मिलकर एफर्ट डालेंगे तब हमें अपनी प्रोग्रेस पता लग पाएगी। तो डेफिनेटली मैं क्या चाहता हूं कि आप भी इसमें अच्छे से कंट्रीब्यूशन करो। आज मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पर अगली बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद जो आज मैं क्वेश्चन दूंगा उसके आप अच्छे से आंसर करोगे इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये सेलिएंट फीचर है क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के, और किस तरह से इसने हंगर को और मॉल न्यूट्रिशन को इंपैक्ट किया है, ठीक है ना। ये 2021 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। 2013 में हमने क्या किया, इस एक्ट को पास किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब इस एक्ट के अंदर अलग अलग चीजें करी गई,
ठीक है, आप सभी जानते हो कि लोगों को बेसिकली खाना देने की बात थी। ठीक है, तो जो हमारी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू हमने क्या किया, हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है ना उसका टोटल 75% और जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है उसका टोटल 50%, ये हमने कवरेज इंश्योर किया किसके अंदर, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। और यहां पर हमने क्या इंश्योर करने की बात करी है कि जो भी इस पर्सन है इसके अंदर इन्वॉल्व, उनको 5 किलो पर पर्सन पर मंथ मिले। आई बात समझ में, कितना, 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन को हमने इसके अंदर कवर किया। जहां पर क्या था, इंटाइटलमेंट क्या था, 5 केजी पर पर्सन पर मंथ। ठीक है सर, आगे का समझ। इसके साथ ही ना देखो एक अंत्योदय अन्न योजना भी है। व्हाट इज दैट? देखो कुछ ना होते हैं जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है ना, गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं, तो काफी इनकी सिचुएशन खराब है। अब ऐसी फैमिलीज को जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आती हैं, बेसिकली जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होती हैं, हमने इनको क्या प्रोवाइड किया, 35 केजी पर हाउस होल्ड पर मंथ। ध्यान से समझना, ये जो ऊपर वाली बात करी है ना, यहां पर पर्सन था, ठीक है, पर अंत्योदय अन्न योजना के अंदर क्या था, ये पर हाउस होल्ड पर मंथ की बात है। आई बात समझ में? तो इनको बेसिकली हम राशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे थे कि ये डिफरेंट से हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अंदर सर आप सोच रहे होंगे कि ये हाउस होल्ड को हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, कि कौन से 75% को देना है, 50% को कैसे देना है। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी हमारी स्टेट्स की, ठीक है, स्टेट्स कह लो या यूनियन टेरिटरीज कह लो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। पर क्या सिर्फ इतने ही इसके फीचर्स थे? नहीं, इसके साथ आप एक चीज नोटिस करो, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ठीक है, या फिर इवन जो चिल्ड्रन है, इनको ना स्पेशल एंटाइटलमेंट्स हैं यहाँ पे। देखो आप सभी जानते हो कि इनकी ना स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, राइट, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, लैक्टेटिंग मदर्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, इनकी स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स हैं। तो उन सभी चीजों का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है ताकि ये प्रॉपर इस डायरेक्शन में वर्क कर पाए। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारी सर्विसेज थी, मिड डे मील स्कीम्स थी, वो सारी चीजें इसके साथ कहीं ना कहीं लिंक करी गई ताकि जो माल नरिशमेंट है उन सभी चीजों को हम कहीं ना कहीं टैकल कर पाए। और अगर मान लो किसी को हमने बोल तो दिया, किसी को मान लो खाना नहीं मिला, फिर तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, हमने देखो एक्ट है ना, तो एक तरह का स्टैट्यूटरी प्रॉमिस है, ठीक है, लॉ बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, फूड सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा। आई बात समझ में? इसके साथ ही ना कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं जो आप काफी लोग ना मिस कर जाते हो। व्हाट आर दोस? आप जैसे ना वुमेन एम्पावरमेंट का पॉइंट यहाँ पे मिस कर जाते हो। सर वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे कैसे आ गया? देखो ये जो राशन कार्ड इशू किए जाएंगे ना, वहां पर क्या होगा, जो एल्डेस्ट वुमेन होगी, ठीक है ना, जो भी 18 साल से बेसिकली ज्यादा होगी, उनको एज अ हेड ऑफ द हाउस होल्ड हम कहीं ना कहीं मानेंगे राशन कार्ड के इशू करने के पर्पज से। आई बात समझ में? तो यहां पर महिलाओं की इंपावरमेंट भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है ना। उसी तरह से हमने कोशिश करी है कि ना पूरा हम इसको कवरेज करें। अगर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती है तो वहां पर हमारे पास इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, आसानी से उसका किसी का बेसिकली परेशानियों का आसानी से समाधान किया जा पाए, उसकी हमने बात करी है, ठीक है। कोई अगर कोई करप्शन करने की कोशिश करता है तो वहां पर भी हमने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बना रखे हैं। तो जो पैसा सर, ये जो सारी चीजें हम दे रहे हैं, ये किस रेट पे दे रहे हैं? क्या हम फ्री में दे रहे हैं? द आंसर इज नो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इनको जो चावल है, जो राइस है बेसिकली, वो मिलते हैं किस हिसाब से, 3 रुपए किलो चावल, ठीक है, ₹3 पर केजी। जो वीट की बात होती है वो किस हिसाब से मिल रही है, वो मिल रही है ₹2 पर केजी। ऑन द अदर हैंड जो हमारे कोर्स ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, कभी मैं आपके साथ ना कोर्स ग्रेन भी डेफिनेटली ना डिस्कस करूंगा आने वाले हफ्तों के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो ये मिलते हैं कब से, ये मिलते हैं ₹1 पर केजी। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। बाकी जो हमारी मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो सारी चीजें भी, तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एंड सारे के सारे ही क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट आंसर हो गया कि भैया क्या है ये सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनएफएससी। देखो मैं आपके साथ ना, चलो मेंस के आंसर राइटिंग तो हम कर ही रहे हैं डिस्कस, बट कहीं ना मैं कोशिश कर रहा हूं कि ताकि ना आपका टॉपिक वो यही कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको और चीजें पढ़नी पड़े, तो मैं काफी होलिस्टिक डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी के साथ। तो पहला पार्ट तो हमने देख लिया सर कि ये जो सेलिएंट फीचर्स क्या है एनएफएससी के अंदर। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट हमें कह रहा है कि जो फूड सिक्योरिटी बिल है, इसने किस तरह से हेल्प किया है हंगर और माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने के अंदर। अच्छा सर कैसे करते हैं आंसर इसको? देखो
इसके ना आप दो पार्ट्स बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हम ये राइस दे रहे हैं, व्हीट दे रहे हैं, कोर्स ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसने हेल्प तो किया है कुछ हद तक हंगर को कम करने के अंदर, माल न्यूट्रिशन कम करने के अंदर, पर अभी भी कुछ इश्यूज रहते हैं। ठीक है ना, मैं आपको समझाऊंगा दोनों पार्ट्स कैसे लिखने हैं, तो पहले एक एक करके समझते हैं। पहले ये कि फूड सिक्योरिटी बिल ने किस तरह से हेल्प किया हुआ है। तो यहाँ पर आप अलग अलग एग्जांपल्स बता सकते हो कि मान लो देखो, पहले जैसे लोगों के पास ना अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, खाना खाने के लिए पैसे वगैरह नहीं होते थे, पर अब हमने इनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने लग गए हैं। ठीक है, टोटल अगर आप नोटिस करोगे ना, मैंने आपको क्या बताया था, 75% रूरल और 50% अर्बन, ये टोटल में ना लगभग इंडिया के 80 करोड़ लोग बन जाते हैं इनको इंक्लूड करके। तो हुआ क्या यहाँ पे, हम 80 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एट सब्सिडाइज रेट। उससे बेसिस पे क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, एक्सेसिबिलिटी हमने इंक्रीज करी है डेफिनेटली, अवेलेबिलिटी इंक्रीज करी है, बिल्कुल इंक्रीज करी है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश करी है। देखो, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसमें हमने क्या, हमारा फोकस क्या रहा है कि ये खाना ना आपका राइट है, कोई एहसान नहीं कर रहा हमारे ऊपर। ठीक है ना, ये एक वेलफेयर इनिशिएटिव, ठीक है ना, एक तरह से वेलफेयर इनिशिएटिव नहीं है ये, एक तरह का क्या है, अब राइट्स बेस्ड अप्रोच हो चुकी है। ठीक है, अमर्त्य सेन भी इसके बारे में बात करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इसके साथ ही आप नोटिस कर सकते हो, हमने बात करी थी ना प्रेग्नेंट मदर्स की, लैक्टेटिंग मदर्स की, चिल्ड्रन की हमने बात करी थी। तो आप यहाँ पर डेटा बता सकते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के हिसाब से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इसमें हमें कुछ कमी देखने को मिली है। एग्जैक्ट नंबर देखो, जब भी आप एग्जाम देना होगा मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, आप तब नंबर्स देख लेना। बट अगर हम पिछले 7-8 साल के कंपैरिजन में बात करें, तो हमें ना कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली क्या दिखा रहा है, क्लियरली ये दिखा रहा है कि बेनिफिट्स तो हुए हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से वल्नरेबल सेक्शंस को बहुत बेनिफिट्स दिए हैं। तो इस तरह से डेफिनेटली चिल्ड्रन की इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर इस बिल ने काफी मदद की है। पर दूसरा पॉइंट क्या है कि इसने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया? जी नहीं, अभी भी हम देखो, आप जानते हो हंगर और माल न्यूट्रिशन इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, अगर आप हमारी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है उनका आप डेटा देखोगे, या फिर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ही डेटा देख लीजिए, तो हमें क्या देखने को मिलता है, स्टंटिंग, ठीक है ना, वेस्टिंग, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, नहीं मिलती? बिल्कुल देखने को मिलती है। ठीक है ना, अगर आप सभी को, आई एम वेरी श्योर आपको स्टंटिंग का मीनिंग पता होगा, क्योंकि मैंने आपके साथ काफी बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, तो स्टंटिंग का बेसिकली मीनिंग हो जाता है जब आपकी हाइट कम होती है एज के हिसाब से। वेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, जब आपका वेट कम होता है आपकी हाइट के हिसाब से। उसी तरह से देखिए, जो अंडर नरिशमेंट है, ठीक है, बेसिकली अंडर वेट चिल्ड्रन है इंडिया में, वो भी अच्छे खासे नंबर्स हैं। ठीक है ना, एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको थोड़े दे दूं, ये 35% के आसपास है स्टंटिंग इंडिया में, वेस्टिंग 20% के आसपास है। तो ये नंबर्स आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप मान लो कि अगर एनएफएसए ने बहुत ही अच्छा काम किया होता, तो ये सारी चीज तो हट गई होती। आज भी अगर आप नोटिस करो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है, ऑल्दो इंडिया ने, गवर्नमेंट ने काफी इसको क्रिटिसाइज किया है, पर रैंक हमारा यहाँ पर बहुत खराब है। ठीक है ना, तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा देखो, आप जानते हो कि बहुत सारे ना हमारे यहाँ क्या होते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर। अब सर इसका क्या मतलब, देखो कभी आपने ये देखा है कि जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है ना, काफी बार उनका भी ना बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होता है। आई एम वेरी श्योर आपने देखा होगा। और ऑन द अदर हैंड क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़े गरीब होते हैं, पर उनका बीपीएल का कार्ड नहीं होता, बिलो पॉवर्टी लाइन का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ अमीर लोग ना गरीबों के बेनिफिट्स को ले रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ गरीब लोग जो एक्चुअल में गरीब हैं, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो हमने ये जो डेटा बनाया है 75% और 50% अर्बन वाला, कुछ लोग ऐसे इंक्लूड हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे इनके बेनिफिट्स के अंदर। कुछ लोग ऐसे थे जो इनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए था, पर उनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये सारे इश्यूज भी यहाँ पे हमें एग्जिस्ट होते हैं, देखने को मिल जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एज अ हिंड्रेंस की तरह काम करते हैं हमारे हंगर और माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने के लिए। बाकी देखिए, आप जानते हो थोड़ा डाइवर्जन भी हो जाता है किसी ना, कि अगर अगर चावल वगैरह दिए तो किसी और जगह पे डाइवर्ट हो गए, मार्केट के अंदर डाइवर्ट हो गए। कुछ तरह के करप्शन के केसेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो यहाँ पर आपने पता क्या कोशिश करी, आपने दोनों साइड डायमेंशन दिखाने की कोशिश करी। एक डायमेंशन तो ये कि हाँ, एनएफएसए ने कुछ अच्छा काम किया है, आपने उसके पॉजिटिव्स गिना दिए, पर कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पास कुछ चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आने वाले टाइम के अंदर हम उन पर ऊपर अगर वर्क करें, तो जो हंगर हो गया, माल न्यूट्रिशन जैसे इश्यूज होंगे, इनको हम सॉल्व करने के अंदर एक रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ टेक्नोलॉजी का बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी को लेकर आए, जैसे फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ ने अच्छा काम किया हुआ है
ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ आप प्रॉपर इनिशिएटिव्स बता सकते हो। हमारी गवर्नमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड भी लेकर आई है ताकि माइग्रेंट्स को भी कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह की जो फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस है या फिर जहां पे गवर्नमेंट काम कर रही है, आप उनको एज अ कंक्लूजन की तरह शो कर सकते हो। एक तरह की सबका मतलब ना सबका इनिशिएटिव लेकर आ सकते हो ताकि इंश्योर किया जा पाए कि हम इस डायरेक्शन में अच्छे से मूव कर पाए। आई बात समझ में? तो ये आप इस तरह से कोशिश कर सकते हो एक तरह से होलिस्टिक अप्रोच रखने की, ठीक है ना। तो आज मैंने देखो बहुत अच्छे से समझा दिया आप सभी को, बट अगली बार ना मुझे सिर्फ 2-3 लोगों के आंसर्स नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ वर्क करो, ठीक है ना, तभी आप मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ना ये मनीषा का आंसर था, तो उन्होंने काफी अच्छे से वर्क किया है, काफी इन्होंने डिटेल में जाके चीजें बात करी हुई हैं। एंड देखो काफी अच्छी चीजें भी इन्होंने बताई हैं कि किस तरह से पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारी चीजें हो गया, ठीक है ना। तो एफसीआई की इन्होंने बात करी हुई है। तो काफी अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। जन जागरूकता की बात करी है, एक तरह से जन अभियान बताने की यहाँ पर बात करी गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड का जो मैं जिक्र कर रहा था, वो सारी चीजें इन्होंने बात करी हैं। बाकी देखो जो सारे फीचर्स थे इन्होंने बिल्कुल सही बताए हैं, कितना प्राइस था, कितने परसेंट पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, मिड डे मील की इन्होंने बात करी है। तो यहाँ पे इन्होंने काफी एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करी है। हालांकि थोड़ा सा एक अच्छा कंक्लूजन हो सकता था, थोड़ा सा बेटर, बट अदरवाइज इनके एफर्ट्स की बिल्कुल यहाँ पे हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी। उसी तरह से आरती यादव ने भी थोड़ा छोटा आंसर लिखा है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर मैं एक्सपेक्ट करूंगा एंड चेतन से भी कि थोड़ा और ये बेटर इंप्रूव करें। बाकी स्टूडेंट्स भी ठीक है, प्लीज मुझे ये मत लिखो कि सर हाँ जी स्टार्ट करो, अच्छा इनिशिएटिव है। नहीं, आपकी भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आप भी आंसर लिखो मेरे साथ। अगले हफ्ते आपके आंसर में मैं थोड़ा देखूंगा क्या इंप्रोवाइजेशन हो सकती है, उसके ऊपर वर्क करेंगे। इसी तरह से दोनों मिलकर काम करेंगे, आप भी और मैं भी, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि प्रीलिम्स भी हम अच्छे से क्लैक करें और मेंस भी। आई बात समझ में? ठीक है। देखो आप सभी जब कमेंट करते हो ना, तो डेफिनेटली मेरी मोटिवेशन बहुत अच्छे से बनती है। एक आपके जो लाइक्स और कमेंट्स ही तो हैं जिनके थ्रू हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है ना। आपके लाइक से मुझे पता लगता है कि हाँ आपको पसंद आई ये चीजें, आपके कमेंट से आपको पता लगता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो इन चीजों के अंदर। तो यही चीजें हमें कनेक्टेड रख रही हैं, राइट। तो इसी तरह से आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मेक श्योर आप इनके ऊपर वर्क करें। अगर नहीं पता टॉपिक, रिसर्च करें, फिर आने वाले हफ्ते के अंदर मैं डेफिनेटली आपके साथ वर्क करूंगा, ठीक है ना। तो आज की भी बिफोर आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करें, आप में से 2 लोगों ने ना मुझे डाउट्स पूछे थे कमेंट सेक्शन के अंदर। एक देखो दिलीप का कुछ डाउट था कि सर स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, और कुबेर नाथ का डाउट था कि सर ये स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं। तो इनको जरा एक बार समझ लेते हैं, छोटे से टॉपिक्स हैं, जस्ट 1-1 मिनट ही लगेगा। जिनको नहीं पता वो भी क्विकली एक बार देख लो। देखो, एक होता है फ्लो वेरिएबल, एक होता है स्टॉक वेरिएबल। आप एक चीज बताओ मुझे, मैं आपसे पूछता हूं, मान लो कि भैया आपकी जनवरी की सैलरी कितनी है। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने आपको ना एक पीरियड की सैलरी पूछी है। पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड ना। मैंने आपसे पूछा कि आपने 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक या 31 जनवरी तक कितने पैसे कमाए। तो महीने की सैलरी हुई, यहां एक टाइम पीरियड डिफाइन हुआ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं आपसे कोई और चीज पूछता हूं, मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि आज एज इन मान लो कि आप 4 दिसंबर को 10 बजे 10 AM पर आपकी जेब में कितने पैसे हैं, ठीक है ना। आपकी जेब में मैं पैसे पूछ रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, एट अ फिक्स्ड टाइम, एट अ फिक्स्ड इंस्टेंट। यहां पर ना मैंने एग्जैक्ट टाइम डिफाइन किया है कि इस समय, इस पर्टिकुलर टाइम इस पे कितने पैसे हैं आपके पास। यहां पर ऑन द अदर हैंड मैंने क्या बताया था, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात करी थी, ठीक है ना। एक तरह का इंटरवल आपको बताया था कि हाँ यहां से 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। तो यहां पर ना जब हम बात करते हैं इंटरवल की, तो यहां पर हम क्या बात करते हैं, वो बात होती है फ्लो वेरिएबल की। जब हम बात करते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसको बोलते हैं क्या, स्टॉक वेरिएबल। एग्जांपल और समझा देता हूं, मान लो जैसे मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश की कितनी इनकम थी, कब पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं 2022 में इंडिया ने कितनी जीडीपी करी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हुआ ना, 1 जनवरी से मान लो मैं 31 दिसंबर तक पूछ रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल था, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो वेरिएबल। कितने एक्सपोर्ट किए हमने अगस्त के महीने में, तो अगस्त का महीना क्या हुआ, टाइम इंटरवल हुआ। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इस महीने के अंदर, इस हफ्ते के अंदर, क्या हुआ, टाइम इंटरवल। जब भी टाइम इंटरवल डिफाइन हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के ऊपर कोई चीज बतानी होती है उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। जैसे आपकी जेब में कितना पैसा है टोटल मार्केट में, आज के टाइम पर कितनी मनी सप्लाई है, आज के दिन कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर, कितना फॉरेन एक्सचेंज आज के टाइम आरबीआई के पास पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर डेट, इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। जब भी कोई चीज पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे बताई जाए दैट इज स्टॉक वेरिएबल। जब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर बताई जाए, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो वेरिएबल। तो आई होप पहले डाउट जिनका था कुबेर नाथ जी, आपका डाउट रिजॉल्व हो गया होगा। जो दूसरा दिलीप ने पूछा था दैट इज कि स्वेट इक्विटी क्या होता है। देखो, इक्विटी होता है एक तरह की ओनरशिप होती है कि कंपनी के अंदर हिस्सेदारी। तो मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपकी नहीं एज इन किसी की कोई कंपनी थी, ठीक है ना। तो उस कंपनी के अंदर मान लो आपने 20 से 25 साल मान लो काम किया,
जिंदगी के 20-25 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है ना, बिल्कुल। अब कंपनी ने एक चीज नोटिस करी, कंपनी देख रही है कि भैया आप तो ना बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय हो, आपने इस कंपनी को 20-25 साल या इस तरह के लंबा टाइम दिया हुआ है, तो कंपनी क्या करेगी ना, कंपनी भी जानती है कि आपने अच्छा काम किया, तो कंपनी भी आपको एक तरह का इनाम देगी। वो इनाम क्या होंगे, कंपनी आपको हो सकता है कुछ शेयर्स प्रोवाइड कर दे। क्यों शेयर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपने खून पसीना इस कंपनी को दिया है, अपना स्वेट क्या होता है, खून सॉरी पसीना ही तो होता है, तो आपने अपना पसीना इस कंपनी के लिए दिया है। ये जो 20-25 साल का या जितना भी, जो कम टाइम भी हो सकता है, ऐसा कोई 20-25 साल फिक्स नहीं है, मान लो 10-15 साल आपने दिए, तो कंपनी ने देखा कि आपने इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, आपने डेफिनेटली अपना फुल एफर्ट दिया है, तब कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड करती है, कुछ ओनरशिप दे देती है, कंपनी आपको कुछ शेयर्स दे देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपको रिवॉर्ड करने का तरीका, उसी को बोलते हैं क्या, स्वेट इक्विटी। आई बात समझ में, ठीक है। तो आई होप आप दोनों के डाउट्स जो भी थे वो अच्छे से रिजॉल्व हो गए होंगे। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इंपोर्ट कवर का। ध्यान से पढ़ना, इंपोर्ट कवर का मीनिंग क्या होता है। इजी क्वेश्चन है, यूपीएस मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा, पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसको ट्राई करना, कोशिश करने की। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका पहला क्वेश्चन यही है, इसका आंसर बताना नीचे कमेंट्स के अंदर। दूसरा क्वेश्चन अभी इसी साल ही पूछा गया है, यूपीएससी 2022 में पूछा गया है, इसको भी एक बार कोशिश करना कि रियल सेक्टर क्या होता है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर आंसर बताना। तीसरा क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर कॉरेस्पॉन्डिंग, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट डोंट वरी, अगर नहीं भी हुआ आप कोशिश करना है अटेम्प्ट करने की, नहीं होगा अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे, या जितनी गलती देखो करनी है ना यही कर लेंगे, एग्जाम में नहीं कोई गलती करनी। आई बात समझ में। तो ये 3 क्वेश्चन हुए। फिर मेंस का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2017 में पूछा गया है, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। लगभग हर साल या हर दूसरे साल ना इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कोशिश करोगे इस क्वेश्चन के आंसर करने की। नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस, जितने लोग आप आंसर लिख के आओगे, मैं कोशिश करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन को रिव्यू करने की। बट पॉइंट वही है, आपका मोटिवेशन, ठीक है ना, आपका जो एफर्ट्स हैं मुझे वो दिखने चाहिए, तभी मैं अपना तरफ से एफर्ट्स डाल पाऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों एफर्ट्स डालेंगे, आपका बेनिफिट है, राइट। तो जो आपके लाइक्स है वही कमेंट्स है, वही आप एक तरह से मुझे मोटिवेशन देते हैं, ताकि आपके लिए मैं और अच्छे से अच्छे चीजें लेकर आता रहूं। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सारी चीजें आपके साथ मैं डेफिनेटली डिस्कस करता हूं, कोशिश करता हूं इसमें डिस्कस करने की। तो मेक श्योर कि आप भी उसी तरह से एफर्ट डालिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज की पर्टिकुलर वीडियो, आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।